वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का भरपूर स्वागत है। साथियों, आज हम देखने वाले हैं पटवारी चयन परीक्षा 2023 के 18 मार्च, 19 मार्च और 20 मार्च सभी शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन आंसर उत्तर सहित और बिल्कुल सटीक क्वेश्चंस जो कि हमने एस्पिरेंट से और अलग अलग वीडियो के माध्यम से उठाए हैं। तो चलिए देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके तीनों ही दिन अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए थे। सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं 19 मार्च का। सबसे पहले हम 19 मार्च 2023 का एग्जामिनेशन लिस्ट देखेंगे, फिर हम देखेंगे 20 मार्च का और लास्ट हम देखने वाले हैं 18 मार्च का। तो ये हमारा क्रम रहने वाला है। और आप भी बताइए कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आए थे और आपको कितने सही रहे कितने गलत रहे, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपको डेली एग्जाम एनालिसिस का वीडियो मिल ही रहा है, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। 19 मार्च को पहला क्वेश्चन आया था, नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो हमारा नागपुर जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है, तो नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है 2 जनवरी 1936। कब? 2 जनवरी 1936 के दिन नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी। अगला हमारा प्रश्न परीक्षा में आया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो जो हमारा आर्टिकल 32 है ये किससे संबंधित है। तो ये हमारे संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं उसमें संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो वह है अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न आया, कौन सा विटामिन आंत के जीवाणु द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है। तो दोस्तों कौन सा विटामिन है जो हमारे आंत के जीवाणु होते हैं, बढ़िया छोटिया 2 होती हैं, तो उनके जीवाणु द्वारा शरीर में क्या होते हैं, संश्लेषित होते हैं यानी कि जमा होते हैं। तो वह है हमारा विटामिन के। क्या है? विटामिन के। चलिए विटामिन के का वैज्ञानिक नाम आपको पता हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल से काफी ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो आप आर्टिकल तैयार कर लें। अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त करता है। तो जो हमारा अनुच्छेद 226 है वो क्या करता है, उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त करता है। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट है कितने प्रकार की रीट जारी करते हैं, तो टोटल 5 प्रकार की रीट ये जारी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डोपिंग का उल्लंघन के कारण किस भारतीय एथलीट को अक्टूबर 2025 तक प्रतिस्पर्धा से निलंबित कर दिया गया। तो ये हमारा करंट का क्वेश्चन आया है परीक्षा में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हाल ही में डोपिंग उल्लंघन के कारण किस भारतीय एथलीट को अक्टूबर 2025 तक प्रतिस्पर्धा से निलंबित कर दिया गया है। तो वह हमारे शिवपाल सिंह। कौन है? तो दोस्तों भारत के स्टार खिलाड़ी हैं शिवपाल सिंह, जिनको डोपिंग के आरोप में क्या कर दिया गया है, 2025 तक की सभी प्रतिस्पर्धा से निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों अगर हम डोपिंग की बात करें तो पूरे विश्व में संस्था कौन सी है, वाडा। कौन सी है? वाडा। और इंडिया की बात करें तो वो है नाडा। क्या है? नाडा। तो ये दोनों ही एजेंसियां जो खिलाड़ी डोपिंग करते हैं उनके ऊपर ध्यान रखती है। अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखें तो वो वाडा संस्था करती है और भारत में देखें तो नाडा नाम की संस्था करती है। अगला हमारा प्रश्न है, मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारे मौलिक अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों वो अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक किनका वर्णन है, तो हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो प्रश्न है कि मौलिक अधिकार कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो आर्टिकल 12 से लगाकर 35 तक। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों चित्रकूट जहां पर प्रभु श्री राम आए थे अपने वनवास के दौरान, तो चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस किनारे? मंदाकिनी नदी के किनारे। और चित्रकूट का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में, दोनों राज्यों के साथ साझा करता है। कौन? चित्रकूट। तो चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मंदाकिनी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला करंट का प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली पंचायत जहां कोरोना वायरस के खिलाफ 100% टीकाकरण किया गया। तो हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी पंचायत थी वो जहां पर 100% वैक्सीनेशन किया गया, टीका लगाए गए लोगों को। करंट से जुड़ा प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहडोल जिले में स्थित जमुई ग्राम पंचायत। जो हमारा शहडोल जिला है इसकी कौन सी ग्राम पंचायत है, तो जमुई ग्राम पंचायत है, जहां पर कोरोना वायरस के खिलाफ 100% टीकाकरण कंप्लीट किया गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाजापुर जिले की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों शाजापुर जिला जो कि उज्जैन संभाग में लगता है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1904 में। कब? 1904, 1904 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, शाजापुर जिला क्यों प्रसिद्ध है, तो शाजापुर जिला अपने प्याज उत्पादन और अपने संतरा के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो शाजापुर जिले की स्थापना आप याद रखें 1904 में। तो आप देख सकते हैं अगर उनको कठिन क्वेश्चंस बनाना हो तो ऐसे क्वेश्चंस बना देता है बोर्ड। अब यहाँ पर ईयर पूछ लिया, क्योंकि हमें या ईयर बहुत कम याद रहते हैं, या कौन ही होगा जिसने शाजापुर जिले का स्थापना वर्ष पढ़ा होगा। दोस्तों जब उनको एग्जामिनर को क्वेश्चन कठिन बनाना होता है तो थोड़े अजीब अजीब फैक्ट वो उठा लेते हैं, थोड़ा इसलिए आप डीप में जरूर पढ़ें।
अगला हमारा कुतुब मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिल किसने बनवाई थी। दोस्तों कुतुब मीनार एक 5 मंजिला इमारत है जो कि दिल्ली में स्थित है। तो प्रश्न बोल रहा है कि इसकी 5वीं और अंतिम मंजिल किसने बनवाई थी। तो वो बनाई थी दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर अगला प्रश्न आया हमारा, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनका जन्म कब हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और इनको भारत का क्या बोला जाता है? भारत का विधि पुरुष भी बोला जाता है। और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। अगला प्रश्न है हमारा, कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों बहुत ही फेमस कामाख्या मंदिर है जो कि शक्तिपीठ भी है। ये असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर? असम राज्य में। और अगर शहर पूछे इसका तो गुवाहाटी है। कौन सा है? गुवाहाटी। गुवाहाटी शहर में दोस्तों स्थित है। और राज्य पूछा था आपका असम नदी और असम राज्य। और नदी पूछ ले कामाख्या मंदिर किस नदी किनारे है, तो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर ये स्थित है। सारे फैक्ट आप इसके जुड़े हुए याद रखने। असम की राजधानी पूछे तो दिसपुर। अगला प्रश्न परीक्षा में पूछा गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 7 अप्रैल के दिन। कब? 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है ये विश्व स्वास्थ्य दिवस। अच्छा, जो हमारा WHO दोस्तों इसके प्रमुख कौन है, तो वो है डॉक्टर टेड्रोस अधरनोम। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधरनोम। अगला प्रश्न है, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो जो हमारा व्यापार और वाणिज्य है इसकी स्वतंत्रता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो वह हमारा आर्टिकल 301। कौन सा? आर्टिकल 301 बिल्कुल करेक्ट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आया, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू करवाया था। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, हालांकि कोई लॉर्ड वोर्ड नहीं होते थे, ये एक नंबर के चोर और मक्कार थे। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू करवाया था, तो वो 1793 में किसने? कॉर्नवालिस ने करवाया था। तो आपको ये भी याद रखना है, स्थायी बंदोबस्त, जिसके बाद शिमला जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, राउंड टेबल वगैरह, ऐसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप उनको याद जरूर कर लें। अगला प्रश्न आया हमारा 19 मार्च को, सांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। जो हमारा सांची विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 2013 में कब करी गई थी। कब? 2013 में। तो जो हमारा सांची विश्वविद्यालय इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। तो दोस्तों जो हमारे MP में मेन यूनिवर्सिटियां हैं, विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि हमारा देवी अहिल्या, फिर सागर का डॉक्टर हरि सिंह और उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय, बरकतुल्ला, माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों इन सभी यूनिवर्सिटी की आप स्थापना डेट जरूर याद कर लें, क्योंकि ये परीक्षा में पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सांची विश्वविद्यालय का पूछ लिया गया। इसके साथ जो हमारा राज्य ओपन यूनिवर्सिटी जिसको भोज नाम भी है, राजा भोज, उसका भी आप याद कर लें, क्योंकि वो भी परीक्षा में पूछ सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो दोस्तों आपको पता होगा मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान का भाग नहीं थे, इनको रशिया से लिया गया है। और टोटल हमारे कितने 11 मौलिक कर्तव्य है। तो प्रश्न बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया है। तो करेक्ट आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976। कब? तो हमारा वो 42वां अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था, और 1976 में इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा में आया, मध्य प्रदेश में सबसे कम समय अवधि तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने वाले मुख्यमंत्री कौन थे। यानी दोस्तों इनका एज ए मुख्यमंत्री, एज ए चीफ मिनिस्टर बहुत छोटा कार्यकाल रहा था। तो वो कौन थे? तो वो हमारे व्यक्ति थे नरेश चंद्र। कौन थे? नरेश चंद्र जी। इसलिए आपको MP के सारे जो हमारे पहले पंडित रविशंकर शुक्ल से थे, तो लगाकर अभी तक जैसे शिवराज सिंह चौहान तक, तो सभी आप पढ़ लें, क्रम याद कर लें, किसका सबसे लंबा कार्यकाल है, किसका सबसे छोटा कार्यकाल है, कब राष्ट्रपति शासन लगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो सबसे कम मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे नरेश चंद्र। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो दोस्तों 19 मार्च को पूछा गया था कि उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो वह हमारा महाकालेश्वर मंदिर, जो कि एक ज्योतिर्लिंग भी है। क्या है? और पूरे भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। तो आप फैक्ट भी याद रखें। और हाल ही में भी जो हमारा महाकाल टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर महाकाल लोक का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। तो इसलिए काफ़ी करंट में जुड़ा हुआ है। और हाल फिलहाल में विराट कोहली भी दर्शन करने के लिए आए थे। तो इसलिए थोड़ा आप महाकाल मंदिर और उसके जो आसपास के टेम्पल कॉम्प्लेक्स हैं, साथ ही साथ महाकाल लोक है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लें। परीक्षा में पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बनी रहती हैं। फिर अगला हमारा प्रश्न आया गुना जिले से कि गुना जिले की स्थापना कब की गई थी। तो वो करी गई थी 5 नवंबर 1922 को। कब? 5 नवंबर 1922 को। अच्छा दोस्तों, जो हमारा गुना है इसका फुल फॉर्म भी है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। जो गुना होता है जिसको हम इंग्लिश में GUN लिखते हैं, तो इसका फुल फॉर्म बनता है, तो वो है ग्वालियर यूनाइटेड नॉर्दर्न आर्मी। क्या बनता है? ग्वालियर यूनाइटेड नॉर्दर्न आर्मी। तो ये आपको अगर अच्छी लगी हो जानकारी, नहीं लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो गुना जिले की स्थापना कब की गई थी, तो 5 नवंबर 1922 को इस जिले की स्थापना करी गई थी।
चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा। जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल होते हैं 2026 में इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो जो हमारा ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य है ये इनकी मेजबानी करने वाला है। तो 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होस्ट होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया देश में होंगे, और एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो इनका विक्टोरिया राज्य इसको करने वाला है। अगले हमारे कुछ प्रश्न और हैं, अल्पसंख्यक कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। तो जो भी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं जैसे कि हमारे जैन बुद्ध वगैरह लोग, तो ये अपनी जो शिकायत है वो कहाँ पर कर सकते हैं, तो ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, कहाँ पर, जो इनका अल्पसंख्यक कल्याण विभाग होता है वहाँ पर ये अपनी किसी प्रकार की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। फिर से दोस्तों आर्टिकल से जुड़ा हुआ प्रश्न आ गया है कि कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वेलिटी को प्रदान करता है। तो समानता का अधिकार देता है हमें अनुच्छेद 14। कौन सा, अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वेलिटी से जुड़ा हुआ है, और ये हमें क्या कहेगा, समानता का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया, मध्य प्रदेश कराटे अकादमी की स्थापना कब की गई थी। तो मध्य प्रदेश कराटे अकादमी की स्थापना जुलाई 2007 में की गई थी। कब, जुलाई 2007 में। इसके अलावा दोस्तों कुश्ती का और जूडो का भी अकादमी की स्थापना भी जुलाई 2007 में की गई थी, और वो भी कराटे अकादमी के साथ साथ ही स्थापित की गई है। तो कराटे अकादमी, जूडो अकादमी, कुश्ती अकादमी तीनों ही स्थापना कब की गई है, जुलाई 2007 में करी गई है। नेक्स्ट परीक्षा में क्वेश्चन आया, कौन सा विटामिन आंत के जीवाणु द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है। तो अभी हमने देख लिया उसको, विटामिन के। कौन सा, विटामिन के। तो क्या करता है, ये आंत के जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है यानी कि जमा होता है। अगला प्रश्न है, चूने का सूत्र क्या है दोस्तों, तो CaO। क्या है, CaO। तो अभी पिछली बार बिना बुझे चूने का पूछा गया था, फिर सोडियम क्लोराइड का पूछा गया था, NaCl। तो दोस्तों सूत्र भी लगातार पूछ रहे हैं, तो पढ़ ले अगर आपका एग्जाम लेट है तो। चूने का सूत्र क्या है, वो है CaO। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, विद्युत विभवांतर की SI इकाई क्या होती है। तो लगातार दोस्तों इकाई से भी प्रश्न रोज ही डेली बन रहे हैं। तो विद्युत विभवांतर की SI इकाई क्या होती है, तो वो होती है वोल्ट। क्या होती है, विद्युत विभवांतर को हम कहीं पे नापते हैं, तो वो वोल्ट में नापते हैं, और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो कैपिटल V से। कैसे, कैपिटल V से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हैलाइड सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो काफी टफ क्वेश्चन था हालांकि, कि कौन सा हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो होता है CH2 बराबर CH CH2 CI, है ना। आप पढ़ लें इसको, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। CH2 बराबर CH पॉइंट CH2 पॉइंट CI। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है लगातार, कि HIV का पूरा नाम क्या है। तो जो हमारा HIV दोस्तों, जो कि एड्स का रोग वाहक भी है, तो HIV का फुल फॉर्म पूछा है, तो वो है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दीजिए इसको। अच्छा, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो दोस्तों बीमारी का नाम है, और जो बीमारी करने वाला वायरस कौन सा है, वो है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, शौचालय के टाइल्स को किस तरह से जोड़ते हैं। प्रश्न कुछ अजीब ही लग रहा है कि शौचालय के टाइल्स को किस तरह जोड़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमेंट से। कैसे जोड़ते हैं, सीमेंट से जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो हमारा सिलिकॉन होता है, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। केमिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन है, जिसने डीप में पढ़ा होगा उसी का सही लगा होगा। फिर अगला हमारा कंप्यूटर का प्रश्न आया, लिनक्स क्या है। क्या है कंप्यूटर का प्रश्न, कि एक लिनक्स क्या है, तो लिनक्स है सॉफ्टवेयर। क्या है, लिनक्स क्या है, सॉफ्टवेयर है। जैसे हमारा गूगल सर्च इंजन है, ऐसा ही है। तो लिनक्स क्या है, लिनक्स एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। फिर दोस्तों अगला कंप्यूटर से प्रश्न आया, मेमोरी से जुड़ा हुआ, कि MB, GB, TB और KB में सबसे बड़ा कौन सा होता है। तो MB, GB, TB और KB में सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो होता है हमारा TB। क्या होता है, TB। और TB क्या होता है, 1 टेराबाइट। MB मतलब मेगाबाइट, GB मतलब गीगाबाइट, और KB मतलब किलोबाइट। अच्छा, सबसे छोटी इकाई कौन सी, सबसे छोटी इकाई है हमारी बाइट, उससे बड़ी है फिर किलोबाइट। तो MB, GB, TB और KB में सबसे बड़ा कौन होगा, तो होगा हमारा टेराबाइट, 1 टेराबाइट। आजकल तो फ़ोन भी 1 टेराबाइट के आने लग गए आईफोन कंपनी के। चलिए कुछ और देखते हैं हम क्वेश्चंस। अगला प्रश्न हमारे सौरमंडल से आया, कि हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह तिरछे झुकाव पर घूमने के लिए जाना जाता है। किसके लिए, तिरछे झुकाव पर घूमने के लिए जाना जाता है, तो वो है हमारा अरुण ग्रह। कौन सा, अरुण ग्रह। अगला प्रश्न फिर दोस्तों फिजिक्स का है, कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है, ऊर्जा मेनली 2 प्रकार की होती है, एक तो गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिक ऊर्जा होती है। तो ये गतिज ऊर्जा पूछा है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो होता है E बराबर 1/2 mv स्क्वायर। क्या होता है, E बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। बिल्कुल करेक्ट है। अगला फिर दोस्तों साइंस का क्वेश्चन है, कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। तीनों याद रखें आप, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, तीनों ही रोग हमें कहीं से होते हैं, मच्छर के काटने से होते हैं। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने माउस की खोज की थी। तो दोस्तों डगलस कार्ट एंजल बर्ट ने माउस की खोज करी थी। तो
कंप्यूटर से भी अच्छे से प्रश्न बनकर आ रहे हैं। तो किस वैज्ञानिक ने माउस की खोज करी थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डगलस कार्ल एंजल बर्ट ने इसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शहर और किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। तो जो हमारा उज्जैन है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कितना? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। शिप्रा नदी की हम टोटल लंबाई की बात करें तो 195 किलोमीटर, कितनी? 195 किलोमीटर है। और शिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा नदी हमारी चंबल की सहायक नदी है, जो कि काकरी बरडी इंदौर से निकलती है और फिर शिप्रा नदी चंबल नदी में मिल जाती है। टोटल लेंथ आप इसकी याद रखेंगे 195 किलोमीटर। और इसी के तट पर रामघाट है और वहीं पर महाकालेश्वर मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया एमपीजीके का हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो मध्य प्रदेश में टोटल शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी इसकी जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों वो है 21.1%। कितनी? 21.1%। और ये आंकड़े 2011 के हैं। हालांकि 2021 में नई जनगणना होनी थी, क्योंकि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है, लेकिन कोविड के कारण अभी तक भी जनसंख्या संभव नहीं हो पाई है जनसंख्या की गणना। तो फिर इसलिए हमारे लिए 2011 के आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या कितनी थी? तो लगभग 21.1% आदिवासी जनसंख्या रिकॉर्ड करी गई थी। चलिए आप कमेंट में बताइए कि मध्य प्रदेश में आदिवासी यानी एसटी के लिए कितने लोकसभा और कितने विधानसभा क्षेत्र आरक्षित हैं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। अगला हमारा प्रश्न है वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? कौन सा? तो हमारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 9 सितंबर 1972 को भारत में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और इसके अंतर्गत दोस्तों देश में जंगली जीवों का शिकार पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। इसके अलावा पेड़ पौधे और जंगल काटना बिल्कुल उस पर रोक लगा दी गई। हालांकि हम काफ़ी लेट हो गए वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम लाने में, यह हमें 1947 में लाना था, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन फिर भी हम हॉकी को खेल अपना राष्ट्रीय मानते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी, है ना, हॉकी। अच्छा, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट समान दोस्तों हॉकी की प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 11-11 खिलाड़ी। जैसे हमारे क्रिकेट में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ऐसे ही हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। और जो भी हाल फिलहाल का 2023 का जो हमारा हॉकी वर्ल्ड कप है वो भारत में ही हुआ था। और किस राज्य ने उसकी मेजबानी करी थी? तो ओडिशा राज्य ने उसकी मेजबानी करी थी। आपसे कभी करंट में पूछ ले तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। और हम जो देख रहे हैं दोस्तों ये एमपी पटवारी 19 मार्च 2023 के क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। फिर अगला प्रश्न साइंस का है दूषित पानी को पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो जो हम गंदा पानी पीते हैं उससे हमें हैजा और टाइफाइड हो जाता है, साथ ही साथ बुखार भी। तो हैजा, टाइफाइड और बुखार ये दूषित पानी को पीने से होने वाली बीमारियां हैं। 19 मार्च की और क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहला इनपुट डिवाइस किस पीढ़ी में बनाया गया था? दोस्तों कंप्यूटर मेनली दो प्रकार के डिवाइस होते हैं, एक इनपुट होता है, दूसरा आउटपुट होता है। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस किस पीढ़ी में बनाए गए थे? तो सेकंड पीढ़ी में। कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी थी उसमें दोस्तों इनपुट डिवाइस बनाए गए थे। इनपुट से हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। अगला क्वेश्चन है कश्मीरी लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या है? तो वो दोस्तों क्या है? पर्यटन। जो हमारा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है वहाँ के लोगों के लिए जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? वो है पर्यटन। लेकिन दोस्तों धारा 370 हटने के बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा निवेश आ रहा है। भारत सरकार भी निवेश कर रही है और प्राइवेट फर्म्स भी वहाँ पर निवेश कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ कश्मीरी लोगों की आजीविका का मुख्य साधन अभी हाल ही में तो पर्यटन बना हुआ है, लेकिन आगे मैन्युफैक्चरिंग और उससे जुड़े हुए क्षेत्र भी उनके आजीविका के साधन बन जाएंगे। फिर अगला प्रश्न आया सोनगिरी के जैन मंदिर के द्वार पर कौन सी लिपि लिखी हुई है? इससे संबंधित प्रश्न था। तो अगर दोस्तों आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं, हमेशा करेक्ट आंसर नहीं पता है। अच्छा, सोनगिरी कहाँ है? तो दतिया जिले में पड़ता है। तो उसके जैन मंदिर है, वहाँ पर लिपि लिखी गई है, या तो पाली होगी, प्राकृत होगी, संस्कृत होगी। तो कौन सी है? अगर आपको पता है तो जरूर उसका कमेंट में हमें जवाब दें, उसका हम नाम भी लेंगे और अगले वीडियो में उसको मेंशन भी कर देंगे। अगला दोस्तों हिंदी से जुड़ा हुआ प्रश्न आया था कि रसों की संख्या कितनी होती है? टोटल रस कितने? टोटल रस हमारे 11 हैं, तो रसों की संख्या टोटल 11 हो जाएगी। अगला प्रश्न है कोई शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो तो कौन सा अलंकार होता है? यानी दोस्तों एक ही वर्ण की बार बार वर्णावती होती है लेकिन उसका अर्थ अलग होता है, तो कौन सा अलंकार है? तो वो हमारा यमक अलंकार है। कौन सा? यमक अलंकार है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हमने 8वीं या मैंने 9वीं में पढ़ा था। यम कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय और वा खाए बोराय, है ना। ठीक है, कुछ इसी प्रकार का था जो मैं 9th में याद किया था। तो कौन से शब्द बार बार आए, कोई शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाता है, तो हमारा यमक अलंकार रहता है। बिल्कुल राइट आंसर है। अगला कंप्यूटर से जुड़ा हुआ प्रश्न है सबसे बड़ा कंप्यूटर किस पीढ़ी का है? तो यानी सबसे बड़ा कंप्यूटर दोस्तों किस पीढ़ी का है? तो जो हमारी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी, फर्स्ट जो इसका जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन, उसमें कंप्यूटर सबसे बड़े थे। विशाल का कंप्यूटर होते थे जो पूरे एक कमरे के अंदर एक कंप्यूटर उस समय बनाया गया था। तो सबसे बड़ा कंप्यूटर किस पीढ़ी का है? तो वो हमारी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पूरा देखें। अभी हम 20 मार्च और 18 मार्च के क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। अगला हिंदी से जुड़ा हुआ प्रश्न है चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? किस पर? चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
तो वो है महान पुरुष पर लाछन लगाकर स्वयं को अपमानित करना। तो जो महान पुरुष होते हैं उसके ऊपर हम लाछन लगाकर क्या करते हैं, स्वयं को अपमानित करते हैं। तो इसके क्या है, ये चांद पर थूकने का बिल्कुल मुहावरे का सही अर्थ है। फिर अगला प्रश्न है कैच मेमोरी कितने टाइप की होती है। तो दोस्तों 2 प्रकार की होती है। कौन सी? कैच मेमोरी कितने टाइप की होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है कोई शब्द बार बार आता है तो कौन सा अलंकार होता है? तो वो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि एक ही वर्ण की बार बार वर्णावृत्ति हो तो उसमें कौन सा अलंकार हो जाता है? तो उसमें हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो हमारे जिनमें हम साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? ऑर्नेथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्नेथोलॉजी। और जो इस चीज का अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑर्थेनोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्थेनोलॉजिस्ट। तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्थेनोलॉजी और जो इनका अध्ययन करता है उसको हम ऑर्थेनोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उज्ज्वला योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? कौन सी योजना? उज्ज्वला योजना, जिसमें बीपीएल राशन धारकों को एक गैस सिलेंडर और चूल्हा सरकार द्वारा दिया गया। तो ये योजना है उज्ज्वला योजना, ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू करी गई है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में साल के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? तो हमारे मंडला, डिंडोरी और होशंगाबाद जिलों में साल के सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन कौन हो जाएगा? मंडला, डिंडोरी और होशंगाबाद जिला। और होशंगाबाद जिले का हाल फिलहाल में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम। इस संभाग का नाम भी नर्मदापुरम है और इस जिले का नाम भी नर्मदापुरम है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ में अभी हाल ही में जो हमारा बाबई गांव है, बाबई गांव, उसका नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है। वो भी होशंगाबाद जिले में पड़ता है, इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद जरूर करेंगे। तो 19 मार्च का हमारा लास्ट क्वेश्चन है संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो जो हमारा संविधान है इसमें हम जो अमेंडमेंट करते हैं, संशोधन करते हैं, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? तो वो करते हैं अनुच्छेद 368(1) के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 368(1) के अंतर्गत हम संविधान में संशोधन करते हैं। चलिए कमेंट में बताइए कि संविधान में संशोधन हमने किस देश से लिया है, यानी कि कौन से देश से हमने भाग उठाया है कि हम हमारे संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं, कोई आर्टिकल में कुछ धाराएं बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो दोस्तों हमारा 19 मार्च के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम 20 मार्च के देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम 20 मार्च के देखने वाले दोनों शिफ्ट गए। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा निरक्षर वाला जिला कौन सा है? दोस्तों निरक्षरता यानी कि वहां पर सबसे कम साक्षरता दर है। तो मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? तो वो है हमारा सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर। कौन सा? सबसे पश्चिमी जिला हमारा अलीराजपुर। टोटल 36.1% यहाँ पर साक्षरता दर्ज की गई है। कितनी? सिर्फ 36.1% यहाँ पर साक्षरता दर्ज करी गई है। अगला प्रश्न है रावण की पत्नी का संबंध कहाँ से था? तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के दशपुर या मंदसौर जिले से। तो जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, वो कहाँ से थी? तो मंदसौर जिले से थी। तो प्रश्न आ गया है कि रावण की पत्नी का संबंध कहाँ से है? तो मंदसौर जिले से है। और मंदसौर नदी में एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, कौन सा है? पशुपतिनाथ का शिव मंदिर, जो कि हमारी शिवना नदी के किनारे पर है। अगला प्रश्न है कि बुरहानपुर का एक मकबरा से जुड़ा हुआ प्रश्न आया था। प्रश्न स्पष्ट नहीं है। दोस्तों बुरहानपुर से जुड़ा हुआ एक प्रश्न था, मकबरे से जुड़ा हुआ, हालांकि प्रश्न स्पष्ट नहीं है। फिर भी इसका आंसर देख लें हम। तो मुमताज महल की कब्र, दौलत लोधी का मकबरा, दोनों ही बुरहानपुर में है। तो टॉम से मकबरे से जुड़ा हुआ प्रश्न था, तो या तो मुमताज महल की कब्र से जुड़ा होगा या दौलत लोधी का मकबरा होगा। तो दोनों ही हमारे कहाँ पर है? बुरहानपुर में। और बुरहानपुर को दोस्तों क्या बोलते हैं? हम दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। और बुरहानपुर में एक बहुत प्रसिद्ध किला भी है, जो कि है असीरगढ़ का किला। क्या है? असीरगढ़ का किला। और गंजेड़ियों का स्वर्ग भी बुरहानपुर जिले को ही बोला जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमने बुरहानपुर जिले के बारे में देख लिए। साथ ही जो हाल ही में राहुल गांधी जी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा आई थी, तो उसका भी प्रवेश मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले से हुआ था। तो ये भी आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रवेश है वो मध्य प्रदेश में किस जिले से हुआ था? तो हमारे बुरहानपुर जिले से ही हुआ था। और उसका जो एग्जिट समापन कहाँ हुआ था? तो आगर मालवा जिले में हुआ था। तो ये दोनों फैक्ट भी आप बिल्कुल याद कर लें, करंट अफेयर्स में जुड़े हुए प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कैल्शियम, पोटेशियम, खनिज लवण, नमक आप भोजन के रूप में लेते हैं, तो ये क्या है? तो दोस्तों हम कैल्शियम, पोटेशियम, खनिज लवण, नमक आदि भोजन के रूप में लेते हैं, तो क्या है? तो दोस्तों प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन है। चलिए अगला देखते हैं हम। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में टोटल कितने? 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो पहला पूछ रहा है, तो पहला था हमारा STR सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। दूसरे की हम बात करें तो पन्ना टाइगर रिजर्व। और तीसरे की हम बात करें तो अमरकंटक अचन कमार जो क्षेत्र है, अमरकंटक अचन कमार। तो ये तीनों हमारे मध्य प्रदेश के बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला सतपुड़ा हो जाएगा, दूसरा पन्ना, तीसरा अमरकंटक अचन कमार। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सभी को पता है, बच्चे बच्चे को चार्ल्स बेबेज। कौन है? तो कंप्यूटर के पितामह कौन कहे जाते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो दोस्तों सबसे कम तो हमारे अलीराजपुर में 36.1%, लेकिन ये प्रश्न पूछ रहा है सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो हमारा जबलपुर। क्या है? जबलपुर। तो मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी जबलपुर। टोटल साक्षरता कितनी है? 81.1%, यानी 81.1% यहाँ पर साक्षरता दर्ज करी गई है। तो सबसे साक्षर जिला कौन सा हो जाएगा? जबलपुर। सबसे कम साक्षर जिला हमारा अलीराजपुर। अगला प्रश्न है, तवा बांध पर जाना हो तो आप किस जिले से गुजर कर जाएंगे? तो दोस्तों जब भी हमें तवा बांध पर जाना हो तो हम होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम जिले से गुजर कर जाएंगे। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व किस जिले में? तो हमारे होशंगाबाद जिले में ही स्थित है। और जो मड़ई है, मड़ई टूरिज्म सेंटर या मड़ई इको विलेज, वो भी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत ही है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी, वो भी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत ही आता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो दोस्तों असम में डिब्रू साइखोवा। कौन सा? तो असम राज्य का डिब्रू साइखोवा भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। ये हमारा जियोग्राफी से आज प्रश्न आया था परीक्षा में। ये हम 20 मार्च का एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं, 20 मार्च के सारे क्वेश्चन देख रहे हैं हम। अगला हमारा, इनमें से किस में कार्बन पाया जाता है? कार्बन दोस्तों यानी कि सी, इसको हम सी से दर्शाते हैं। तो हीरा हो, ग्रेफाइट, कार्बन, ये इन सभी में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। तो हीरा, ग्रेफाइट में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। फिर दोस्तों फार्मूला प्रश्न आ गया, मैंने आपको बोला 19 मार्च में पूछा था, 18 मार्च में पूछा था। तो कैल्शियम कार्बोनेट किसे कहते हैं? तो CaCO3। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या हो जाएगा? CaCO3। और चूने का CaO, अभी जैसे हमने देखा। और कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। और हम देख रहे हैं MP पटवारी 20 मार्च 2023 के सभी दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं हम, ऑल शिफ्ट। अगला कंप्यूटर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, WWT का फुल फॉर्म क्या होता है? किसका? WWT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी। अब इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों डेली एक एसआई मात्रक परीक्षा में जरूर पूछा जा रहा है, आप जरूर पढ़ लें। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों होता है कुलम्ब। क्या होता है? कुलम्ब या कुलाम, दोनों इसको बोलते हैं। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कुलम्ब या कुलाम। अगला हमारा प्रश्न आया, मध्य प्रदेश में शारदा देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हमारे मैहर शहर में स्थित है। कहाँ पर? मैहर में। तो मध्य प्रदेश में शारदा देवी का मंदिर मैहर, और इसका जिला कौन सा है? सतना जिला है। इससे दोस्तों आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रसिद्ध राम राजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हमारे ओरछा में स्थित है। कहाँ पर? ओरछा में स्थित है। प्रश्न आ सकता है, छोटा गोपाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमारे उज्जैन में स्थित है। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि भादवा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? वो हमारे नीमच जिले में है। पशुपतिनाथ मंदिर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदसौर। तो अब MP के जो हमारे मेन टेम्पल है उनको जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। फिर अगला प्रश्न आया, पांडवों ने अपना गुप्त अज्ञात वनवास कहाँ पर बिताया था? जो उनका अज्ञातवास था दोस्तों 1 वर्ष का, तो उसको उन्होंने कहाँ पर बिताया था? तो उनको जो हमारी महाजनपद काल में 16 महाजनपद थी, उसकी एक जनपद थी मत्स्य जनपद। कौन सी? मत्स्य जनपद। और उसकी राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। तो पांडवों ने अपने गुप्त अज्ञातवास का जो वनवास था उसको मत्स्य जनपद की विराटनगर में उसको बिताया था। तो करेक्ट आंसर क्या है? विराटनगर, उसकी जो कि राजधानी थी मत्स्य जनपद की। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है हमारा, एड्स होने पर कौन सी कोशिकाओं पर ज़्यादा असर पड़ता है? तो दोस्तों अभी हमने एड्स की बात करी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो जो हमें एड्स की बीमारी हो जाती है तो इसका सबसे ज़्यादा असर कहाँ पर होता है? तो T कोशिकाएं सेल्स व मस्तिष्क की कोशिकाओं पर पड़ता है। तो जो हमारी T सेल्स होती है और जो हमारे माइंड की सेल होती है ब्रेन की, उन पर सबसे ज़्यादा एड्स का असर होता है। फिर अगला प्रश्न है, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो दोस्तों जो हमारा लैपटॉप है वो किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो नोटबुक कंप्यूटर। किस प्रकार का नोटबुक कंप्यूटर है? तो उसको हम किताब की भांति खोल भी सकते हैं, फिर इकट्ठा करके हमारे बैग में भी रख सकते हैं। तो लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो वो नोटबुक कंप्यूटर है। तो दोस्तों हमारे 20 मार्च के हम क्वेश्चन देख रहे थे। चलिए अब थोड़ा खुद का हमारा और चैनल का सेल्फ प्रमोशन करते हैं। तो दोस्तों पटवारी चयन परीक्षा में जैसे आज हम 18, 19 और 20 मार्च का एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसे हमने चैनल पर 15 और 16 और 17 मार्च का भी एनालिसिस कर दिया, जिसमें हमने सभी शिफ्ट के क्वेश्चन देखे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप उसको भी देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो ये जरूर देखें। अगर आपका एग्जाम लेट है 10-15 दिन या अप्रैल के महीने में, तो आपको इससे काफ़ी मदद मिल जाएगी। फिर दोस्तों हमने कंप्यूटर के भी 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ये हमने SSC, बैंक, रेलवे और जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं वहाँ से प्रश्न उठाए, तो आपके पटवारी में पूछ सकते हैं। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिलेगा। तो आप कंप्यूटर के भी हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। इसके साथ दोस्तों हमने सामान्य प्रबंधन यानी जनरल मैनेजमेंट के भी 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैनल पर अपलोड किए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो इन तीनों ही वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों थोड़ा हमारा सेल्फ प्रमोशन था, क्योंकि थोड़ा सेल्फ प्रमोशन भी करना जरूरी है साथ के साथ ही। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मैं आपको बार बार नहीं बोलूँगा, आप सब समझदार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्लाइड खाली रह गई है। चलिए अब हम देख रहे हैं दोस्तों 18 मार्च के। इसके 18 मार्च के हमने 19 और 20 के देख लिया, अब 18 मार्च के हम देखने वाले हैं। तो 18 मार्च का दोस्तों हमारा ये प्रश्न है इकोनॉमिक्स का, कि प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय का सूत्र है राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, यानी
उस राष्ट्र की टोटल राष्ट्रीय आय और उससे हम जनसंख्या का भाग लगा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। मान लो, चलिए देख लेते हैं, पूरे जो हमारा देश है इसकी राष्ट्रीय आय कितनी है, वो 1,000 रुपये, हालांकि रफ आंकड़ा है 1,000 रुपये, और जनसंख्या कितनी है, टोटल जनसंख्या हमारी 10 है। तो बस इसको हम काट दीजिए, प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी 100 रुपये। तो प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है, राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। अगला है दोस्तों हमारा बुक से जुड़ा हुआ, बुक एंड ऑथर वाला क्वेश्चन है कि सिवनी कैंप लाइव इन सतपुड़ा पुस्तक किसने लिखी है। बुक का नाम रिपीट कर रहा हूँ, सिवनी कैंप लाइव इन सतपुड़ा पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों स्टर्डल और रॉबर्ट आर्मिटेज ने लिखी है। क्वेश्चन नया है, तो सिवनी कैंप लाइव इन सतपुड़ा स्टर्डल और रॉबर्ट आर्मिटेज राइटर दोनों ने मिलकर लिखी है। फिर अगला क्वेश्चन 18 मार्च को पूछा गया, MPSSDEGB का पूरा नाम क्या है। किसका, MPSSDEGB का पूरा नाम क्या है। तो वो हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश राज्य कौशल एवं रोजगार जनरेशन बोर्ड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार जनरेशन बोर्ड, ये इसका फुल फॉर्म है। तो अब जो हमारे मध्य प्रदेश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण शब्दावली है, मध्य प्रदेश शासन से, मध्य प्रदेश सरकार और योजनाओं से जुड़ी शब्दावली है, उसको भी आप पढ़ लेंगे, प्रश्न परीक्षा में पूछ सकते हैं। अगला है चमड़ा उद्योग का जीआई टैग किसे मिला हुआ है। किसके लिए, जो चमड़े के खिलौने बनते हैं उसके लिए जीआई टैग किसको मिला हुआ है। तो दोस्तों इंदौर जिले को मिला हुआ है। किसके लिए, किसको, इंदौर जिले को मिला हुआ है। टोटल हमारे मध्य प्रदेश में 8 ऐसी चीजें हैं जिनको जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है। कितने, टोटल 8 को। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्कअप भाषा कौन सी यूज होती है। क्या है कि मार्कअप भाषा कौन सी यूज होती है, कंप्यूटर क्वेश्चन है। तो दोस्तों वो होती है HTML। कौन सी, HTML। और HTML के फुल फॉर्म की हम बात करें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये किस प्रकार की भाषा है, ये मार्कअप भाषा है। और ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हमारा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है दोस्तों सौरमंडल से जुड़ा हुआ कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है। तो जो हमारा मून है, चंदा मामा है, वो हमारी जो पृथ्वी माता है इसके चक्कर कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर काट देता है दोस्तों, है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 दिन 8 घंटे। चलिए आप कमेंट में बताइए कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर काटने में कितना समय लगाती है, एक चक्कर काटने में। अगला प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। दोस्तों काफी इजी क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा रहा है। जिसने भी ब्लड को अच्छे से पढ़ रखा होगा उसने इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया होगा। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों, जो हमारी रेड ब्लड कैलकुलस होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उनका जीवन काल होता है 120 दिन का, यानी कि 120 डेज का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 दिन। फिर अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन सी धातु है जिसे काटा जा सकता है। तो कौन सी धातु जिसको हम काट सकते हैं। तो दोस्तों लिथियम, फिर हमारा सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों को धातु को हम चाकू की सहायता से आराम से काट सकते हैं। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों को हम आसानी से चाकू की सहायता से काट सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न आया, 1 नंबर यूं समझे फ्री का ही आया कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो 1 नवंबर 1956। कब, 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ है तो 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश से फिर छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया गया। तो मध्य प्रदेश का गठन पूछे तो 1 नवंबर 1956, पुनर्गठन पूछे तो 1 नवंबर सन 2000, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, हिमालय में कौन सा दुर्लभ और विलुप्तप्राय प्रजाति का जीव पाया जाता है। तो दोस्तों काफी दुर्लभ और विलुप्तप्राय प्रजाति का जीव है, तो वो है हमारा ग्रिफॉन वल्चर। क्या है, ग्रिफॉन वल्चर। और गिद्ध को ही अंग्रेजी में वल्चर बोलते हैं। तो दोस्तों ग्रिफॉन गिद्ध कहाँ पर पाया जाता है, तो हिमालय में पाया जाता है। तो प्रश्न है कि हिमालय में कौन सा दुर्लभ और विलुप्तप्राय प्रजाति का जीव पाया जाता है। तो वो है ग्रिफॉन वल्चर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है दोस्तों कब मनाया जाता है, तो ये 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। कब, 5 अक्टूबर के दिन। तो दोस्तों जो भारत का एक्वेटिक एनिमल है वो कौन सा है, वो है गंगा डॉल्फिन। और इसको कब घोषित किया गया था, तो इसको सन 2009 में घोषित किया गया था, आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा। अगला फिर हमारा केमिस्ट्री का प्रश्न है, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है। तो दोस्तों एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है +3। कितनी, +3। केमिस्ट्री जुड़ा हुआ क्वेश्चन है एल्यूमिनियम। अच्छा, एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है वो कौन सा है, तो हमारा बॉक्साइट है। ये क्वेश्चन भी आप बिल्कुल याद रखेंगे। और संयोजकता कितनी होती है, +3। अगला प्रश्न है, माई की बगिया कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों माई की बगिया स्थित है अमरकंटक में, जहाँ से जो माँ नर्मदा नदी है उसका उद्गम होता है, माँ नर्मदा का। तो दोस्तों माई की बगिया कहाँ पर है, तो हमारे अमरकंटक में है। इसके अलावा दोस्तों माई की बगिया के साथ साथ अमरकंटक में कबीर चबूतरा भी स्थित है। तो दोनों ही प्रश्न इंपोर्टेंट परीक्षा में पूछे गए हैं कि माई की बगिया और कबीर चबूतरा कहाँ पर स्थित है, अमरकंटक में स्थित है। अच्छा, अमरकंटक किस जिले में पड़ता है, तो ये हमारे अनूपपुर जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है, पुराने जलोढ़ को क्या बोला जाता है। किसको, पुराने जलोढ़ को क्या बोला जाता है, तो पुराने जलोढ़ को भांगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भांगर। पुराना जलोढ़ होगा तो भांगर और नया जलोढ़ होगा तो खादर। आप बिल्कुल इसको याद रखें, दोनों में पुराना जलोढ़ है तो भांगर होगा, नया जलोढ़ है तो खादर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रांत का गठन किस वर्ष किया गया था। किसका, जो हमारा मध्य प्रांत है इसका गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों मध्य प्रांत का गठन 1861 में, 1861 में इसका गठन बिल्कुल किया गया था।
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम। पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य क्या थे? तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना एसएससी में भी और स्टेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इनको सारी जो हमारी पंचवर्षीय योजना है पढ़ ले और नोट्स बना ले। तो पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो वो दोस्तों देश में गरीबी मिटाना, लोगों के लिए रोजगार के अवसर लाना और सभी को आत्मनिर्भर बनाना और देश का आर्थिक विकास करना। इसके अंतर्गत बड़े बड़े प्लांट्स लगाए गए, भेल सेल जैसे, और बड़े बड़े पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की भी स्थापना देश में करी गई थी। तो दोस्तों सभी पंचवर्षीय योजना के ही परिणाम है। तो पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य क्या होता है? देश की गरीबी मिटाना, लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना, सभी को आत्मनिर्भर बनाना और देश का आर्थिक विकास करना। वैसे दोस्तों जो हमारा भारत देश है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? जो हमारा मोहनजोदड़ो है इसको क्या बोला जाता है? तो इसको हम बोलते हैं मुर्दों का टीला। क्या बोलते हैं? मुर्दों का टीला। तो दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? मुर्दों का टीला बोला जाता है। अगला एमपी का क्वेश्चन है, वीर सिंह देव महल कितना मंजिल है? कौन सा? तो जो हमारा वीर सिंह देव महल है ये कितना मंजिल है? तो टोटल 7 मंजिल है। कितना? 7 मंजिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बताइए, बुंदेला राजाओं ने कहाँ पर शासन किया था? कमेंट में मुझे जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? कौन सा? तो जो हमारा नीलगिरी पर्वत है ये किस राज्य में? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कौन सा? नीलगिरी पर्वत। अच्छा दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो है हमारी धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़, जो कि पंचमढ़ी में स्थित है। और जो हमारा अरावली पर्वत है इसकी पूछ ले तो गुरु शिखर है। कौन सी? गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, फिल्म इंडस्ट्री का निर्माता किसको माना जाता है? तो दोस्तों दादा साहब फाल्के को। जो फिल्म इंडस्ट्री, भारत की फिल्म इंडस्ट्री जिसे बॉलीवुड बोलते हैं, तो इसके निर्माता किसे माना जाता है? तो दादा साहब फाल्के को माना जाता है। और इसलिए दोस्तों बॉलीवुड का सबसे जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है वो कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार ही है, क्योंकि ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के क्या थे? जनक थे। अगला प्रश्न है, किलोग्राम किसका एसआई मात्रक है? तो दोस्तों द्रव्यमान का एसआई मात्रक है कौन? किलोग्राम। तो किलोग्राम किसका मात्रक हो जाएगा? हमारे द्रव्यमान यानी कि मास का एसआई मात्रक हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पार्श्व गायक शान मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो दोस्तों हमारा जो मध्य प्रदेश का खंडवा शहर है वहां से जुड़े हुए हैं। तो पार्श्व गायक जो शान है इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? तो हमारे खंडवा जिले से हो जाएगा। अच्छा, इनके अलावा एक और बहुत फेमस सिंगर रहे हैं जिनका संबंध भी खंडवा जिले से रहा है। बताइए आप कमेंट में कौन है वो। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ है? तो दोस्तों सिकंदरा में। कहाँ पर? सिकंदरा में मुगल बादशाह अकबर का जो मकबरा है वो क्या है? सिकंदरा में है। अगला प्रश्न है करंट से जुड़ा हुआ, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ को चुना गया है? तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ को चुना गया है? तो दोस्तों हमारी आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी साहब। इनको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये इनके लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण किसकी वजह से फैलता है? तो जो हमारा सोइल इरोजन या सोइल प्रदूषण है, इरोजन अलग होता है, प्रदूषण अलग होता है। तो जो हमारा मृदा प्रदूषण है वो किसकी वजह से फैलता है? तो मनुष्य के सीधे या परोक्ष रूप से मिट्टी में हानिकारक पदार्थ, रसायन और दूषित वस्तुओं को मिलाने से क्या होता है? मृदा प्रदूषण होता है। इससे जो हमारी फसल है वो भी खराब होती है और मिट्टी भी हमारी बंजर हो जाती है। अगला साइंस का क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम रोग किसकी वजह से होता है? तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डाउन सिंड्रोम रोग किसकी वजह से होता है? तो 21 गुणसूत्रों में त्रिगुणसूत्रता की वजह से होता है। साइंस का काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो डाउन सिंड्रोम बिल्कुल याद रखेंगे आप, रोग है डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? तो 21 गुणसूत्रों की गुणसूत्रता के कारण ये होता है। अगला प्रश्न हमारा, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? दोस्तों जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं हम श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं। इंग्लिश में बात करें हम तो व्हाइट ब्लड कार्प्यूल्स या व्हाइट ब्लड सेल दोनों ही बोलते हैं। तो डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं? तो इनको एक और नाम भी इनका ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट और श्वेत रक्त कणिकाएं। तो आपको ब्लड अच्छे से पढ़ लें, ब्लड से जुड़े हुए काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला हमारा, रैम का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, रैम का पूरा नाम क्या है? तो वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी किसका पूरा नाम हो जाएगा? हमारी रैम का पूरा नाम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर रोम का पूछे तो वो हो जाएगा हमारा रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा? रैम का पूछे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूछे तो रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का उपयोग किस लिए होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं हम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का उपयोग किसके लिए होता है? तो बुनियादी अंकगणितीय तर्क, नियंत्रण और इनपुट आउटपुट और संचालन में किसका उपयोग होता है? तो सीपीयू का उपयोग होता है। फिर अगला प्रश्न है, ऐसा डिवाइस कौन सा है जो स्कैन करता है? तो ऑब्वियसली बात है हमारा स्कैनर ही स्कैन करता है। तो ऐसा डिवाइस कौन सा है जो स्कैन करता है? तो वो है स्कैनर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कैनर। तो तीनों ही कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रश्न थे। अगला प्रश्न है हमारे राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में किसके जंगल पाए जाते हैं? दोस्तों
मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर किसके जंगल पाए जाते हैं, तो यहाँ पर साल और बांस के जंगल पाए जाते हैं। किसके, साल और बांस के जंगल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है एआई का पूर्ण नाम क्या होता है, तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो हमारा एआई है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो करेक्ट आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों हमारे जो हमने देख लिए ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। तो हमने 18 मार्च फिर 19 मार्च और 20 मार्च दोनों ही शिफ्टों के यानी लगभग 6 शिफ्ट के हमने सारे क्वेश्चन देख लिए और टोटल हमने देखे हैं लगभग 150 से भी अधिक हमने क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए हैं। तो वीडियो आशा करता हूँ आपने पूरा देखा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहा है। इसके अलावा दोस्तों हमने चैनल पर एक 8000 क्वेश्चन की सीरीज भी चला रखी है जिसमें हमने 3200 से अधिक प्रश्न कर लिए। कितने, 3200 प्रश्न हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। बाद में अभी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ इसमें क्योंकि हम अभी एग्जाम एनालिसिस की वीडियो बना रहे हैं, तब वो भी देख सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें सहायता मिलने वाली है। तो वीडियो हमारा यहीं तक था। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद। बाकी आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।